ये बात है 2014 टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नवी मुंबई। उस दिन वहाँ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी घटना घटी। एक एमआरआई हैजार्ड हुआ बहुत बड़ा। एक एमआरआई टेक्नीशियन 4 घंटे तक मशीन में फंसे रहे। ये हुआ ऐसे कि एक वार्ड बॉय एक बड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके एमआरआई रूम के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बुरी तरह से फंस गए और 4 घंटे तक उसी मशीन में फंसे रहे। हालांकि उन्होंने काफ़ी कोशिशें भी करी स्टाफ ने और जितने भी डिपार्टमेंट में लोग थे उन्होंने उनको निकालने की, लेकिन किसी भी तरीके से उनको निकाला नहीं जा सका। 4 घंटे तक वो उसी मशीन में फंसे रहे। बहुत दर्द में वो कराते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी भी तरीके से उनकी मदद करना असंभव सा हो गया। 4 घंटे बाद जी के इंजीनियर्स आए, उन्होंने मशीन को क्विंच किया, डिसेबल किया। उसके बाद उनको बहुत जल्दी में रश किया गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर्स की टीम बनाई गई ये देखने के लिए कि इंजरी कितनी सीवियर है। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि अगर इनको जल्दी निकाल लिया जाता वहाँ मशीन से तो हो सकता है कि ये इनकी हालत ठीक होती। हालांकि वो बच गए, उस हज़ार्ड में उनकी जान नहीं गई, लेकिन वो पैरालाइज्ड हुए। डॉक्टर्स ने ये बताया कि अब ये वापस अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, वापस चल फिर नहीं सकते, क्योंकि उनकी आधी बॉडी पूरी तरह से डिसेबल हो चुकी थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उस दिन ऐसा क्यों हुआ, पहली चीज़। दूसरी कि क्या क्विंच नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो बाद में वो चीज़ निकल कर आती है कि डिसेबल करा था ऑप्शन क्विंच का हॉस्पिटल के ही जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने। क्यों? हो सकता है उन्होंने सेफ्टी की वजह से किया हो कि कोई गलती से या कोई मजाक मस्ती में क्विंच ना कर दे या कोई गलती से क्विंच ना हो जाए, ऐसा इस वजह से। लेकिन इस चक्कर में उनकी बहुत ज़्यादा, हमारे टेक्नीशियन जो थे उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इनको जल्दी निकाल दिया जाता वहाँ से तो इंजरी इतनी ना होती। उनके किडनीज डैमेज हो गई, उनकी मसल्स डैमेज हुई, तो लोअर बॉडी उनकी काम करना बंद कर गई। अब वो पैरालाइज्ड है। हालांकि जी ने सेटलमेंट में, जब कोर्ट में केस चला, काफ़ी दिनों तक कोर्ट में केस चलता रहा, तो जी ने बाद में सेटलमेंट में उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी दिया, लेकिन ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद 2019 नायर हॉस्पिटल एक पेशेंट की जान चली एमआरआई में, फिर से वही हुआ। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एमआरआई के प्रति अवेयरनेस नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों को आधी चीज़ें पता ही नहीं है एमआरआई के बारे में। बहुत से लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं कि एमआरआई जानलेवा है, एमआरआई कराना सेफ़ नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं एमआरआई में रेडिएशन होती है। ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं। लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है एमआरआई का। तो मैं अब अपनी इस वीडियोस के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि एमआरआई सेफ्टी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। हम एमआरआई की न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो एमआरआई सेफ्टी को लेके। तो एमआरआई सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। कोई स्कैन, कोई केस करने से पहले सबसे ज़रूरी है एमआरआई सेफ्टी। तो हम इस वीडियो से शुरू करेंगे एमआरआई की जर्नी, और आप बने रहें मेरे साथ, देखें कि किस तरह से एमआरआई स्कैन्स किए जाते हैं। और ये सेफ्टी की वीडियो सबसे पहले सबसे ज़रूरी। ऐसे एमआरआई हज़ार्ड्स ना हो, लोगों में अवेयरनेस आए, इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए हम ये वीडियो आपको दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, किस किस तरीके से एमआरआई की जो प्रैक्टिस है वो सेफ की जा सकती है। एमआरआई करना कोई कठिन नहीं है, एमआरआई करना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना वो सबके रोल में आता है। एक एमआरआई टेक्नीशियन के रोल में आता है, वहाँ पे वार्ड बॉयज़ के रोल में आता है, रेडियोलॉजिस्ट के रोल का काम है ये। तो ये सबका काम है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, अवेयरनेस लोगों में ये देना चाहता हूँ, ये लोगों को पता लगे कि हमारी सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो अस्त्रा। मैं दीपक वर्मा। आज से हम शुरू करने वाले हैं एमआरआई की न्यू सीरीज, जिसमें हम देखेंगे स्कैनिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एमआरआई में। और सबसे पहले, इसीलिए पहली वीडियो है एमआरआई सेफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि एमआरआई सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। आपको स्कैन करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एमआरआई में ज़रूरी है, एमआरआई रूम में क्या चीज़ अंदर जा सकती है, क्या चीज़ अंदर जाने लायक नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है एमआरआई सेफ्टी, एमआरआई हज़ार्ड के बारे में जानना। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमआरआई में
क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, डू एंड डोंट्स के बारे में, और एमआरआई हजार्ड से किसी तरह का कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो, इस बात का कैसे ख्याल रखा जाता है, कितना ही इसका इंपॉर्टेंस है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, मेजर कंपोनेंट्स और फिर सेफ्टी के बारे में इसमें बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एमआरआई फुल फॉर्म ही है। एमआरआई की फुल फॉर्म हम सभी को पता होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिससे पहले न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहा जाता था, एनएमआर, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि न्यूक्लियर वर्ड से काफ़ी लोगों को लगता था कि ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के या किसी न्यूक्लियर वेपन डिजास्टर के बारे में बात करी जा रही है, तो उसको बाद में उसका नाम चेंज करके एमआरआई रख दिया गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। होता क्या चीज़ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए। एमआरआई की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो बहुत दिलचस्प है, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें बहुत अहम रोल दिए, सबका बहुत ज़्यादा योगदान था इसमें। हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या किस किस ने दिया, जिससे आज हम एमआरआई कर पा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे तो इसिडोर इसाक राबी जी ने, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एनएमआर का फिनोमेना दिया 1938 में। उसके बाद एक स्विस अमेरिकन फिजिसिस्ट आए, फेलिक्स ब्लॉच, जिन्होंने एडवर्ड पर्सेल के साथ मिलकर इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड किया मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमेना को ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1946 एडी के आसपास। उसके बाद 1970 एडी में एक अनदर अमेरिकन फिजिशियन आए और जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे, जिनका बहुत मेजर रोल था, रेमंड वॉन डिमिडियन का। उन्होंने एनएमआर को ये देखा कि किस तरह से एनएमआर मैलिग्नेंट टिश्यूज में और नॉर्मल टिश्यूज में दोनों में सिग्नल्स अलग मिल रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ध्यान दी एनएमआर के फिनोमेना में जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इन्होंने ही सबसे पहला स्कैन भी किया, तो जिससे उन्हें पता लगा कि मैलिग्नेंट टिश्यूज़ में या कुछ अलग तरीके के टिश्यूज़ में सिग्नल्स की जो अपटेक है एक तरीके से वो अलग मिल रहा है हमको सिग्नल्स, और जो नॉर्मल जो टिश्यूज़ है वहाँ से सिग्नल अलग मिल रहा है। इन 1970-80 अनदर अमेरिकन फिजिशियन एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेमंड वॉन डिमिडियन यूज्ड एनएमआर फॉर मैलिग्नेंट टिश्यूज एंड फाउंड डिफरेंस इन एनएमआर पैरामीटर्स। तो उन्होंने देखा कि दोनों के जो सिग्नल्स हैं उनमें डिफरेंस है। डिमिडियन एंड हिज टीम इन्वेंटेड द फर्स्ट एनएमआर स्कैनर। उन्होंने फर्स्ट एमआरआई स्कैनर को इन्वेंट भी किया, बनाया, एंड नेम्ड एज इंडोमिटेबल। इसका नाम दिया उन्होंने इंडोमिटेबल, इन विच द फर्स्ट इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वाज एक्वायर्ड। सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन बॉडी को उन्होंने ही स्कैन करके देखा अपने स्कैनर में। द फर्स्ट पर्सन टू अंडरगो एनएमआर वाज लैरी मिंकॉफ। लैरी मिंकॉफ क्या थे, उनके ही असिस्टेंट थे डिमिडियन के, तो उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया और अपना एमआरआई स्कैन कराया पहला। पॉल क्रिश्चियन लॉचबर्ग, an American chemist, and Sir Peter Mansfield, an English physicist, were also working in the same field and were the person responsible for introducing MRI into the clinical setup. इन दोनों लोगों ने क्या किया, MRI को क्लिनिकल सेटअप्स में लाने की कोशिश करी और लाया भी। ये वो लोग हैं जिनके बलबूते आज MRI क्लिनिकल पर्पस में अच्छे से चल पा रहा है, ठीक है। इनकी इन्वेंशंस की वजह से, इनकी डिस्कवरी की वजह से ये सारी चीज़ पॉसिबल हो पाई और इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। फेलिक्स ब्लॉच, एडवर्ड पर्सेल, रेमंड वॉन डिमिडियन, पॉल लॉचबर्ग, सर पीटर मैन्सफील्ड, इसिडोर इसाक राबी, इन सब के चलते आज एमआरआई इन्वेंट हुआ, एमआरआई बना है। मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है एमआरआई में, सबसे पता ही होता है ज़्यादातर लोगों को, अगर जो एमआरआई में फील्ड में है, जिन्हें नहीं पता वो भी एक बार सुन लीजिए। एमआरआई कंपोनेंट्स मेजर जो होते हैं, बोर होता है, मैग्नेटिक बोर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, मैग्नेट होता है, बताऊंगा मैं आपको आगे मैग्नेट किस किस तरीके के होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। मैग्नेट होता है, कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स मैग्नेट बोर के अंदर भी बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट कॉइल्स, आरएफ कॉइल्स, शिमिंग कॉइल्स, ये सारे कॉइल्स। एमआरआई टेबल होता है जिसे एमआरआई काउच भी कहा जाता है, और चिलेट्स मतलब क्रायोजेंस, जो उसके अंदर गैसेस भरी गई हैं, ठंडी गैसेस हैं, उन्हें चिलेट्स भी कहते हैं। और क्या होता है, कंसोल होता है, जहाँ पे हम एमआरआई को कंट्रोल करते हैं, एमआरआई को स्कैन करते हैं जहाँ से, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है और स्कैन किया जाता है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एमआरआई बोर्ड का, इनर वर्किंग है, आप देख सकते हैं। इसमें मशीन टू मशीन वेरी करती है पर फिर भी बेसिक चीज़ें सेम रहती हैं, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को जो ट्रांसमिट करता है और जो रिसीव करता है, दोनों ही कामों में इसका यूज होता है, ठीक है। रेड जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये चीज़। उसके बाद है मेन मैग्नेटिक कॉइल है, मेन मैग्नेटिक कॉइल व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको पूरा, ये क्या करता है, एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखता है, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखता है मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बाद एक्स वाई जेड, ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या है, ग्रेडियंट कॉइल है। ग्रेडियंट कॉइल्स का क्या काम होता है, ग्रेडियंट कॉइल्स जब भी हम किसी भी ओरिएंटेशन में स्कैन करते हैं, हम एक्शियल स्कैन कर रहे हैं, हम कॉर्नल कर रहे हैं, हम यहाँ सैज कर रहे हैं, जो जिसे हम सैजिटल भी कहते हैं, तो जिस भी ओरिएंटेशन में हम स्कैन करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक कॉइल्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, इसमें इसको मदद करती है। एक्स मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है, क्रिएट अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब सैज करते हैं हम प्लेन तो इसमें इसका यूज होगा। वाई मैग्नेटिक कॉइल क्या करेगी, क्रिएट अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कॉर्नल्स, ठीक है। ये
येलो वाली जो देख रहे हैं कॉर्नल्स। जेड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करेंगी, जेड मैग्नेटिक कॉइल्स क्रिएट अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम हेड टू टो, मींस एक्शियल स्कैन। जब एक्शियल की हम बात करेंगे तो ये वाली जो ब्लू वाली जो कॉइल्स हैं ये चीज़, तो ये इसमें मदद करेंगे। ये एक बेसिक चीज़ है। ये देखिए ये क्या है, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप एमआरआई के क्लोज जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। रहेगी ये पूरी टाइम, हमेशा मैग्नेट हमेशा ऑन रहती है, कभी बंद नहीं होती। ठीक है, जब तक एमआरआई मशीन चालू है, हमेशा जब तक उसका इंस्टॉलेशन है, हमेशा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है, मैग्नेट हमेशा ऑन रहती है। कभी भी ये ना सोचे कि मैग्नेट बंद है, उस टाइम मैग्नेट पेशेंट नहीं है, कोई चल नहीं रही है मशीन, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैग्नेट हमेशा ऑन रहती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही चालू रहती है। देखिए ये 50G 10G 5G 3G 1G ये क्या है, गॉज लाइंस हैं। मतलब जितने ज़्यादा आप मशीन के क्लोज जाते जाएंगे, बोर के जितने ज़्यादा क्लोज जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा क्लोज आप जाएंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आप पर एक्ट करेगी, या उसके पास जो भी बॉडी होगी उस पर एक्ट करेगी और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हम देखेंगे कि कितने 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 तरह की मैग्नेट्स एमआरआई में यूज होती हैं। एक परमानेंट मैग्नेट है जो कि पहले, बहुत पहले, अब मुझे नहीं लगता कहीं पे यूज होती होगी। परमानेंट मैग्नेट्स होती है जिनकी मैक्सिमम 0.3 टेस्ला तक ही स्ट्रेंथ होती थी। उसके बाद रेजिस्टिव मैग्नेट, इनकी 0.3 टेस्ला तक होती थी। परमानेंट मैग्नेट्स एक प्रॉपर मैग्नेट हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करती थी, इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती थी जो इनकी रनिंग कॉस्ट है, पर फिर भी ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे क्योंकि बहुत हैवी होते थे, इनको कहीं मूव कराना बहुत ज़्यादा कठिन होता था और इसमें इमेज क्वालिटी में हमें नहीं मिलती थी क्योंकि ये 0.3 टेस्ला की ही थी। रेजिस्टिव मैग्नेट्स आए उसके बाद। रेजिस्टिव मैग्नेट्स में क्या होता था कि हम करंट उसमें देते थे पर उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी, तो उसमें वो भी इतने अच्छे से काम नहीं कारगर नहीं रह सका क्योंकि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना आसान नहीं था। 0.3 टेस्ला तक ही मैक्सिमम उसकी इंटेंसिटी थी, तो इमेज क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती थी। उसके बाद ये आए सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स ने सारा गेम चेंज कर दिया। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स 12 टेस्ला तक आने लगी, ठीक है, लेकिन अभी आइडियली क्लिनिकली अगर देखें तो 3 टेस्ला तक ही हम क्लिनिकल यूज़ में लेते हैं, लेकिन 12 टेस्ला तक, 12 टेस्ला तक भी लोगों ने, रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने इस मशीन को बना दिया है। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट में क्या होता है कि एक लूप ऑफ वायर होते हैं जो एक तरीके से, हम आपको मैं बेसिक बता दूं तो वायर्स को इतने ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे करा जाता है, इनको ठंडा करा जाता है कि ये अपनी रजिस्टिविटी को खो देते हैं। रजिस्टिविटी खोने की वजह से क्या होता है कि वो हमेशा उसमें इलेक्ट्रिक करंट बना रहता है। इलेक्ट्रिक करंट बने रहने की वजह से इसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑन रहती है, तो प्रॉपर उनको बुरी तरह से फ्रीज कर दिया जाता है, प्रॉपर -269 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, हम इसमें बात करेंगे सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की, क्योंकि जो रेजिस्टिव मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स हैं इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि वो अब आउटडेटेड हो गई हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट देखिए यूटिलाइजेस द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एग्जिबिट बाय सर्टेन मटेरियल्स लाइक नायोबियम टाइटेनियम। ये क्या करता है, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को शो करता है और बिल्कुल ऐसे ही दिखाएगा जैसे कि एक प्रॉपर जो मैग्नेट होती है उसकी तरह, नायोबियम टाइटेनियम को। लूप ऑफ वायर इज सराउंडेड विद कूलेंट सच एज लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायोजेंस। तो ये क्रायोजेंस जो होते हैं, लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं मैग्नेट को मैग्नेटाइज रहने में, क्योंकि वो ये इनकी वजह से ही रजिस्टिविटी, अपने जो लूप ऑफ वायर है वो खोता है, जीरो रजिस्टिविटी दिखाता है और प्रॉपर एक मैग्नेट की तरह काम करता है और हमेशा उसमें मैग्नेटिज्म बनी रहती है, मैग्नेटिज्म। टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पूरी तरह से खत्म कर देता है जो इतना एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, और हमेशा उसमें करंट बना रहता है। एट 4 डिग्री केल्विन और हम कहें -269 डिग्री सेल्सियस, वायर लूजेस इज रेजिस्टेंस, वो अपना रेजिस्टेंस खो देता है। हाई करंट 260 एम्पेयर एट लो वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैम इनटू सुपर कंडक्टिव, जिसे हम रैंपिंग भी कहते हैं। रैंपिंग यही होता है, रैंपिंग में क्या करते हैं, हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिससे वो प्रॉपर एक सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की तरह एक्ट करे। सुपर कंडक्टिविटी अंडर लो टेम्परेचर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अर्जेंटीनियन एलेक्स मुलर एंड जर्मन जॉर्ज बेटनर्स ने। तो इन्होंने ये चीज बोली थी कि इस तरह सुपर कंडक्टिविटी हम ला सकते हैं किसी भी चीज में। अब देखिए सबसे अहम, अब शुरू मैं करने वाला हूँ एमआरआई सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि एमआरआई सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं और एमआरआई सेफ्टी क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। एमआरआई सेफ्टी में सबसे ज़रूरी होता है एमआरआई जोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फैराडे केज, पेशेंट की सेफ्टी के बारे में, मेजर एक्सीडेंट्स जो हुए उसके बारे में देखेंगे एक बार,
और कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं इन एक्सीडेंट्स का। अटेंशन, अब आप एमआरआई सेफ्टी जोन्स में जाने वाले हैं, तो कृपया अपने सारे मेटल की चीज़ों को निकाल दें। यही हम ज़्यादातर पेशेंट से कहते हैं और जो भी अटेंडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे सेफ्टी जोन्स हमारे लिए यूजफुल है। ACR, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, इन्होंने अपने एमआरआई सेफ्टी मैनुअल्स में ये चीज़ बताई कि एमआरआई के सेफ प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है जोन डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो उन्होंने 4 जोन्स बनाए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। 4 जोन क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। जोन 1 होता है जो कि अनस्क्रीन पेशेंट होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, और यहाँ पे किसी का कोई रोक टोक नहीं होता है, जनरल पब्लिक के लिए होता है, जो हमारा बाहर का एरिया होता है। जोन 2 में क्या होता है, अनस्क्रीन्ड एमआरआई पेशेंट्स होते हैं। यहाँ पे एमआरआई के पेशेंट्स को कोई भी चेक नहीं किया जाता किसी तरीके से, कोई इस तरह से सेफ्टी से रिलेटेड कोई बात नहीं करी जाती। अनस्क्रीन्ड पेशेंट्स होते हैं एमआरआई के, जो कि रिसेप्शन का एरिया हो गया, हमारा वेटिंग एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें, वॉशरूम्स हो गए, ये सारे जोन 2 में आते हैं। जोन 3 में क्या है, स्क्रीन्ड एमआरआई पेशेंट्स एंड पर्सनल्स। जोन 3 जो हमारा कंसोल रूम है, हमारा कंप्यूटर रूम है, ये भी क्या है, जोन 3 में ही आता है। यहाँ पे स्क्रीन एमआरआई पेशेंट ही आएंगे जब पेशेंट को अच्छे से स्क्रीन कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा कि कोई पोटेंशियल हार्म नहीं है हमें, और पेशेंट को या मशीन को किसी भी तरीके का एमआरआई सेफ्टी किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं हो रही है, तभी वो पेशेंट या कोई भी लोग वहाँ पर हैं तभी जोन 3 में आएंगे, अदरवाइज वहाँ पे और कोई नहीं आएगा। ठीक है, जोन 3 में स्क्रीन एमआरआई पेशेंट एंड पर्सनल। जोन 4 खुद एक मैग्नेट रूम, खुद को ही जोन 4 बना रखा है, जो ये बोलता है कि स्क्रीन एमआरआई पेशेंट्स अंडर कांस्टेंट डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एमआर पर्सनल। जो भी एमआरआई रेडियोग्राफर, एमआरआई जो टेक्नीशियंस हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो डायरेक्ट सुपरविजन में अंदर उनके रहेंगे और प्रॉपर तरीके से स्क्रीन होके ही अंदर जाएंगे। ये सारी चीज़ें ये इंश्योर करता है कि हमारी सेफ्टी अच्छे से बनी रहे और किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसीलिए ही होती हैं कि कोई ऐसी हज़ार्ड ना हो। जैसे कि हमारे के डोर पे ये एक तरीके से लगाना इसको पेशेंट, ताकि कोई गेट ना खोल दे, गलती से कोई चला ना जाए। ये सारे पोस्टर्स यही डिस्क्राइब करते हैं कि अंदर ना जाए, अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऑन रहती है, कोई जल्दी से अंदर ना जाए, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अंदर ना जाए, कोई क्लिप वगैरह, किसी तरह का कोई कार्डियक पेसमेकर है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें लेके ये पेशेंट अंदर ना जाए, अटेंडेंट कोई ना जाए, कोई हॉस्पिटल का स्टाफ ना चला जाए। ये सारी चीज़ें ये चीज़ इंश्योर करती है। तो ये सारे ने जो भी सेफ्टी साइंस हैं ये जोन 3 में लगाए जाते हैं। फैराडे केज क्या होता है, मेटल का एक केज बनाया जाता है। मेटल के केज बनाने से क्या होता है कि जो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बाहर है, कोई भी चीज़ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी किसी भी तरीके की बाहर से, वो एमआरआई रूम के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है, और जो अंदर एमआरआई में रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज हो रहा है वो चीज़ बाहर ना जाए, तो बाहर के सिग्नल्स अंदर के सिग्नल को कंटेमिनेशन ना कर पाए, और जो अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसीज का हम यूज़ कर रहे हैं इमेजिंग में, वो भी बाहर जाके कुछ हार्म ना पहुंचाए या किसी तरह की कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी को इंटरफेयर ना हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, किसी भी सिग्नल जो हमारे सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं उसका कंटेमिनेशन ना हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए फैराडे केज को बनाया गया। फैराडे केज क्या करता है, होता क्या, एक कंडक्टर होता है, प्रॉपर क्लोज कंडक्टर होता है। ये क्या करता है, किसी भी तरीके से सिग्नल की इंटरफेरेंस को रोकता है। अभी जो फैराडे केज है वर्क कैसे करता है, ठीक है, फैराडे केज क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है चार्ज और रेडिएशन को अराउंड द केज एक्सटीरियर। जो केज का जो बाहरी हिस्सा होता है उधर ही उस चार्ज को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट कैंसल्स आउट इलेक्ट्रिक चार्जेस और रेडिएशन विद इन द केज इंटीरियर। केज के इंटीरियर मतलब केज के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी किसी तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज है, उन सब चीजों को ये कैंसल आउट करता है। इन शॉर्ट, a Faraday cage is a hollow conductor in which the charge remains on the external surface of the cage। तो जो भी चार्ज है, जो भी चीजें हैं, वो सब उस केज के बाहर ही रहें, उसकी आउटर सरफेस पे रहें, ना कि उसके अंदर इंटरफेयर कर सकें। तो ये चीज प्रॉपर मेंटेन करी जाती है, इसीलिए ताकि, क्योंकि जब भी एमआरआई हम करें तो क्या हो कि जो भी हम सिग्नल्स दे रहे हैं पेशेंट को, आरएफ सिग्नल्स जो भी दे रहे हैं, उसमें किसी तरह का सिग्नल्स में कंटेमिनेशन ना हो। कंटेमिनेशन नहीं होगा, उससे क्या होगा, एमआरआई के इमेजेस अच्छे आएंगे और किसी भी तरीके का आर्टिफैक्ट नहीं आएगा, इमेजेस हमारी खराब नहीं होंगी। देखिए, इन एमआरआई फैराडे केज इज बिल्ड फॉर द आरएफ शील्डिंग, जिसे हम आरएफ शील्डिंग भी कहते हैं एक तरीके से, क्योंकि आरएफ फ्रीक्वेंसी जो है उसी को शील्ड करने के लिए बनाया गया है। आरएफ शील्डिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, आरएफ शील्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप सोचिए कि एमआरआई का गेट खोल के स्कैन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, एमआरआई का स्कैन गेट खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, कंटेमिनेशन होगा। ठीक है, जिससे कि हमारे जो इमेजेस आ रहे हैं वो बेकार आएंगे, जो वो खराब आएंगे। तो किसी किसी मशीन में एक सेंसर भी लगा होता है डोर में, जैसे ही डोर खुलता है स्कैन रुक जाता है। वो इसीलिए ही है ताकि इमेजेस खराब ना हो और किसी तरह का आरएफ इंटरफेस ना हो। आरएफ शील्डिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज टू प्रिवेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आरएफ फ्रॉम कंटेमिनेटिंग द एमआर सिग्नल, किसी भी तरीके से कंटेमिनेशन एमआर सिग्नल में ना हो। ये भी होता है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेटेड बाय एमआरआई मशीन। जो भी हमारे मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस जनरेट हो रही है,
फ्रॉम कॉजिंग इंटरफेरेंस इन द नियर बाय मेडिकल डिवाइसेस, और कोई मेडिकल डिवाइसेस रखी हैं उनसे उसका इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए जो RF केज होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी केज जो बनाया जाता है, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी देखिए जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में, वो भी बढ़ती रहती है। 0.3 में देख सकते हैं 12.8 है, 0.5 टेस्ला में 21.3 है। ऐसे ही ऐसे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाते हैं, इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है ये क्या है, ये कि एक ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फ्रिक्वेंसीज है, किस तरीके से वो प्रिसीशन करता है, ठीक है, उसकी ये फ्रिक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में। 3 टेस्ला में हम देखें 127.8 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ये देख सकते हैं एक आइडियल रूम है, एक केज बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पूरी तरह से कॉपर का बनाया जाता है ताकि किसी तरह से कोई RF की इंटरफेरेंस ना हो सके, ना अंदर के जो सिग्नल है उनकी बाहर से, ना बाहर वालों का अंदर से। द आइडियल रूम कंसिस्ट ऑफ अ नेस्टेड कंपोनेंट्स, जो सबसे बाहरी लेयर होती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, ठीक है। बीच वाली जो होती है मेटेलिक RF शील्ड होती है, और एक इंटीरियर जो कि फिनिशिंग मटेरियल से बना होता है, प्लास्टिक, PVC या कोई भी चीज़ जो भी आपको बाहर से बाहर में दिखती है, वाइट वाइट चीज़, वो सारी चीज़ें। द फ्लोर इज जनरली मेड ऑफ मोनोथिलिक कॉपर कवर्ड ओवर विद सॉलिड मटेरियल्स। कॉपर से ही पूरा बनाया जाता है। डोर मस्ट नॉट अलाउ एनी RF लीकेज, डोर को जो प्रॉपर लीकेज से बचाया जाता है, किसी तरीके से लीक ना हो। बीइंग शील्डेड बाय अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्ट्रिप ऑफ कंटीन्यूअस मेटालिक न्यूमेटिक ट्यूब्स भी लगी रहती हैं उसमें, न्यूमेटिक, उसमें एयर भरी रहती है। उससे क्या होता है कि प्रॉपर गेट जो होता है प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाए ताकि बंद हो जाए, और जो गेट है उसमें से कहीं से भी RF का लीकेज ना हो, और जो जो भी केज बनाया है उसमें कहीं से कोई लीक ना हो, कोई गैप ना हो। विंडो आर लैमिनेटेड विद ब्लैक एंड कॉपर मैश बिटवीन 2 पीसेस ऑफ ग्लासेस। आप देखेंगे अगर हमारे जो ग्लास लगा रहता है सामने, जो विंडो होती है जिसमें आप पेशेंट को देखते हैं अंदर, उसमें आप देख सकते हैं कि छोटी सी 2 ग्लासेस के बीच में कॉपर की एक मैश जैसी लगी होती है। वो कॉपर की मैश इसीलिए ही होती है ताकि रेडियो फ्रिक्वेंसी का लीक ना हो, ना अंदर की रेडियो फ्रिक्वेंसीज का, ना बाहर की रेडियो फ्रिक्वेंसीज का। Virtually any metal can be used including aluminium and steel, but copper is generally used because of its more conductive metal. कॉपर को इसलिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होता है। अब सबसे ज़रूरी पेशेंट सेफ्टी, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। पेशेंट सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और यही चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे कैसे कैसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट सबसे ज़रूरी है, कंसेंट लेना, पेशेंट से पूछना, पेशेंट से बात करना कि क्या चीज़ है, हिस्ट्री लेना, पेशेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट घबराता तो नहीं है, किसी तरह का कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं है, ये सब चीज़ें। पेशेंट को स्क्रीनिंग करना, पेशेंट को देखना, पेशेंट से बात करना, और उनको देखना कि उन्होंने कुछ पहना तो नहीं है, ऐसी चीज़ जो हमें रिमूव कराने की ज़रूरत हो सकता है कोई उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हो, गोल्ड सिल्वर हटा के और भी चीज़ें होती हैं मेटेलिक, कुछ और चीज़ तो नहीं पहनी है उन्होंने, कोई एक्स्ट्रा पियर्सिंग तो नहीं है उनको, वो सब चीज़ें पूछना। ये सब चीज़ें हमारे स्क्रीनिंग में ही आती है, हमारे जो पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है उसमें हम करते हैं। उनको हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करना कि उनके अगर कपड़ों में कोई भी चीज़ है कि कोई ऐसा बर्न ना कर दे, कोई उनको RF फ्रिक्वेंसी से जला ना दे, ऐसी चीज़। क्योंकि मेटल क्या करते हैं, RF फ्रिक्वेंसी उन पर जब भी RF फ्रिक्वेंसी पड़ती है तो डिपोजिशन होता है, उसमें मेटल में डिपोजिशन होता है एनर्जीज का, वो गर्म हो सकते हैं, उनको वो जला सकते हैं, बर्न कॉज कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है कि उनको हॉस्पिटल गाउन दें, हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करें, जिससे हमें ज़्यादा इंश्योर हो सके हमारी सेफ्टी के बारे में। यूज़ ऑफ MRI कंपेटेबल डिवाइसेस, MRI कंपेटेबल डिवाइसेस का उसमें यूज़ करें। अगर मान लीजिए व्हील चेयर का हमें यूज़ करना पड़ रहा है या स्ट्रेचर का यूज़ करना पड़ रहा है, तो वही हो, टाइटेनियम की हो, जो MR कंपेटेबल हो, जो आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड कराई हो, वो सबसे ज़रूरी है उनको देना। ये देखिए इस तरह के जो बर्न्स हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब देखिए टैटू है, टैटू जब भी होता है हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। उसमें होता क्या है, इन टैटू की जो इंक होती है इसमें भी कई सारे माइक्रो मेटल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मेटल्स होते हैं जो हमें नहीं पता लगते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, RF बर्न कॉज कर देते हैं, पेशेंट को जला भी सकते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें पता ही हमेशा ही ऑन रहती है। कोई पेसमेकर, मेटेलिक इम्प्लांट्स, न्यूरो स्टिमुलेटर्स ब्रेन में लगा हो, या कोई कॉक्लियर इम्प्लांट हो, ये सब चीज़ें अंदर नहीं जा सकती। कोई प्रोसेसेस लगा हो, अगर पता नहीं है कौन सा मेटल है तो हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे उनको, ठीक है। हम नहीं लेंगे कि कौन सा मेटल है, हमारे पेशेंट को ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। फ़ोन, किसी तरीके कोई कार्ड, वॉलेट, किसी तरह का वॉच, कीज, ये सब लूज मेटल्स हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे हमारे रूम में, अनटिल अनलेस जब तक हमको पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। MRI आइटम क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें MRI में अंदर जाने के लिए सेफ है और कौन सी अनसेफ है, ठीक है। तो ये स्टिकर्स आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये ग्रीन और व्हाइट में स्क्वायर बॉक्स में ये चीज़ दी गई है, तो ये कोई भी हजार्ड नहीं पहुंचा सकता, ये प्रॉपर तरीके से MRI सेफ है, ठीक है। ये ट्राइंगल, येलो ट्राइंगल है जिसमें ब्लैक से मेंशन है, ये क्या है, MR कंडीशनर का साइन होता है। जैसे कई कई बार कुछ कार्डियक पेसमेकर्स होते हैं, कुछ इंप्लांट होते हैं, उनमें मेंशन होता है, कार्डियक पेसमेकर्स में इवन मेंशन होता है कि ये MR कंडीशनल है। MRI कंडीशनल क्या होता है, MRI कंडीशनल ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे आइटम्स होते हैं
जो एमआरआई में जा तो सकते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशंस में उसको यूज़ करा जा सकता है। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि कोई कार्डियक पेसमेकर है या कोई भी चीज़ है, तो उसको उसका मोड चेंज करें, उसको एमआरआई मोड में डालें, या उसको ज़्यादा एमआरआई मशीन के क्लोज ना लेके जाएं, कोई ऐसी चीज़ दूसरी चीज़ है तो ये हमारी कंडीशनल है लेकिन एक लिमिट तक। ये एमआरआई अनसेफ है। रेड कलर का आपको क्रॉस दिख रहा है, MR लिखा है मेंशन उस पे। ये चीज़ किसी भी तरीके से एमआरआई रूम के अंदर नहीं जानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, ये फेरोमैग्नेटिक चीज़ हो सकती है, ये एमआरआई में नहीं जा सकती है। तो ये तीनों साइंस आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एमआरआई में काम करें। यहाँ हम बात करेंगे एमआरआई एक्सीडेंट की। सबसे पहला एमआरआई एक्सीडेंट 2001 में न्यूयॉर्क हॉस्पिटल एरिया में हुआ, जुलाई में। इसमें एक 6 साल के बच्चे की जान चली गई, माइकल कोलम्बिनी की। ठीक है, इन्होंने अपनी जान इसमें गवा दी। पावरफुल मैग्नेट्स ने क्या किया, मैग्नेटिक ऑक्सीजन टैंक था उसको खींचा जो कि बच्चे के सर पे लगा, जिससे उनकी जान चली गई। इंडिया में सबसे रिसेंटली अगर अभी एक इंसिडेंट हुआ है तो नायर हॉस्पिटल में हुआ है 2018 में। इसमें राजेश मारू नाम के एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हमारी सेफ्टी का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। ये कुछ पिक्चर्स इसमें देख सकते हैं आप, कैसे हमारा हज़ार्ड पहुंचा सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे कि आप जब काम कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी गलती से भी ना हो। ठीक है, देख सकते हैं नायर हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इन व्यक्ति की जान चली गई थी। एक बड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे इनको फंसा के रखा हुआ है और काफ़ी लोग हैं जो इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती और इनकी जान चली जाती है। ऐसे ही एक केस हुआ था, ये देखिए यहाँ पे भी है, पिस्टल यहाँ पे लगी हुई है, चिपक गई है इसमें। व्हील चेयर हो या कोई नॉर्मल चेयर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, है ना, कोई किसी भी तरह की चेयर हो, मेटल की हो, तो ऐसी चीज़ें प्रॉपर पूरी मशीन, यहाँ तक कि पूरे ऑक्सीजन के साथ लगे हुए पूरे आईसीयू के बेड्स तक भी उसमें जाके चिपक जाते हैं मशीन में। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप सभी को एमआरआई में काम करते हुए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। करें क्या जी, जब ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए व्हाट टू डू इफ एक्सीडेंट हैपन, इन्फॉर्म अथॉरिटी और हायर लेवल एज सुन एज पॉसिबल। मान लीजिए कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया आपसे, या आप ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी थे और ऐसा एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। स्विच ऑफ सिस्टम एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक, बट रिमेंबर स्विचिंग सिस्टम डजंट मीन मैग्नेटिक ऑफ। एमआरआई मशीन शट डाउन करने से कोई एमआरआई शट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, फाइंड ऑल्टरनेटिव ऑफ क्विंचिंग, क्विंचिंग को ऑल्टरनेट ढूंढें। अगर लाइफ थ्रेटनिंग इतना जल्दी नहीं है तो क्विंचिंग का दूसरे ऑल्टरनेट भी ढूंढें। ऐसा नहीं कि तुरंत क्विंच ही कर दें। देखें कि क्विंच के बिना भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो क्विंच नहीं करने के लिए एडवाइस करते हैं। जो भी हमारी कंपनीज हैं वो सब एडवाइस करती है कि हमारे क्विंच ना करें, दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढें उनको बचाने का। टू नॉट क्विंच मशीन इन हरी अनलेस इट्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। जब तक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना हो, जब तक किसी की जान ना जाए उससे, आप एमआरआई क्विंच नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि किसी का सिक्का चिपक गया, किसी का कोई छोटा मोटा आइटम चिपक गया, उसमें कोई इंसान नहीं है तो आपने क्विंच कर दिया कि जी हमें तो उसे बाहर निकालना, तो हमने मैग्नेट ऑफ कर दिया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसकी रीफिलिंग होती है हीलियम की। इस तरीके से उसको क्विंच नहीं कर सकते जब तक कि लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। रैम डाउन ऑफ मशीन ऑफन डन बाय सर्विस इंजीनियर इन अ कंट्रोल्ड मैनर, करंट कैन बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम द कंडक्टर टू बीइंग जीरो। उससे क्या होता है, रैंपिंग कर दी जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको कम कर दिया जाता है, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही क्विंचिंग का भी प्रोसेस होता है। क्विंच क्या होता है, ये सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स में होता है क्योंकि उसी में लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन का यूज होता है, तो उसी में क्विंचिंग का प्रोसेस हो सकता है। ए क्विंच इज event that occurs only in superconductive magnets and results in loss of magnetic field of the एमआरआई मैग्नेट। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को। इट इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। हमने पहले देखा क्या होता है, जो वायर, लूप ऑफ वायर, उसमें सुपर कंडक्टिविटी इसीलिए है ताकि हमने उसे ठंडा किया है, और जैसे ही वो सारे गैसेस बाहर निकल आते हैं, हीलियम जो है बाहर आती, हीलियम क्विंच हो जाती है, हीलियम बाहर चली जाती है मशीन से, तो वो क्या करते हैं, अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज कर देते हैं। It is caused by the loss of superconductivity, a rapid increase in the resistivity of the magnet coil winding, which generate heat that results in the rapid evaporation or boil of the magnet coolant। जो भी मैग्नेट में कूलेंट होता है उसको बॉयल ऑफ कर देता है और वो सारी हीलियम और नाइट्रोजन मशीन से बाहर चली जाती है। There are two situations in which quench may occur: spontaneously due to some force और डिस्ट्रप्शन इन द मैग्नेट सिस्टम। किसी तरीके से कुछ भी अंदर मैग्नेट के अंदर किसी तरह का प्रेशर बिल्ड हुआ, उसके अंदर हीट डेवलप हुई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कभी ऑटो क्विंच भी हो जाता है अपने आप। द इमरजेंसी मैग्नेट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उस बटन को अगर दबा दिया जाए तो भी हीलियम क्विंच हो जाती है और वहाँ सारी हीलियम बॉयल ऑफ हो जाती है, जिससे मैग्नेट की फील्ड पूरी जीरो हो जाती है। ये देखिए, ये एक इमरजेंसी स्टॉप बटन है। ये ऐसा बटन आपको एमआरआई प्रेमिसेस में देखने को मिल सकता है। जो कंट्रोल रूम होता है, हमारा जो कंसोल होता है, वहाँ पर भी होता है और अंदर एक एमआरआई के अंदर भी होता है। ये दो बटन्स होते हैं
जो आपको इंश्योर कराते हैं कि किसी तरीके की अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो आपको एक क्विंच का ऑप्शन देता है। इमरजेंसी मैग्नेटिक रन डाउन यूनिट होती है। इसको ये कैसी इनिशिएट होती है, कंट्रोल्ड क्विंच करते हैं, इससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। इट इज टिपिकली ए बिग रेड बटन, एक बड़ा सा लाल कलर का बटन होता है, लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ द मैग्नेट रूम नियर द डोर। डोर के पास में, एक मैग्नेट के पास में ये बटन होता है मैग्नेट रूम में। दिस बटन शुड ओनली बी यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। हमेशा जब भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो तभी इस बटन को प्रेस किया जाता है। प्रेसिंग दिस बटन मेक्स द स्कैनर आउट ऑफ द सर्विस कॉस्ट हेविली फॉर रिप्लेसिंग लॉस्ट लिक्विड हीलियम। तो हीलियम बॉयल ऑफ हो जाती है इससे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है दोबारा से उसको रिफिल कराना। इमरजेंसी शटडाउन डज नॉट quench the magnet but turn off most electrical power in the scanner room and operator room, including the console, computer, patient table, UPS, etc. It may be simple red button, labeled or unlabeled. कई तरीके से कहीं किसी की जगह में किसी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इमरजेंसी बटन ये भी देते हैं। इससे क्या होता है, मैग्नेट टर्न ऑफ नहीं होती है, बाकी जो और चीज़ें हैं जैसे कि आपका कंसोल हो गया, टेबल हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती हैं। इससे मैग्नेटिक क्विंच नहीं होता। दिस स्विच शुड बी यूज्ड व्हेन देयर इज सीरियस इक्विपमेंट फेल, फॉल्ट और हैजार्ड सच एज फायर, वाटर इन द विसिनिटी ऑफ द एमआरआई स्कैनर। किसी तरीके से अगर कोई हैजार्ड हो जाए, ऐसा पानी आ जाए किसी तरीके से, या कुछ कहीं आग लग जाए, तो ये बटन काम में आता है कि जी आप अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उन सबको बंद कर दीजिए। इससे एमआरआई क्विंच नहीं होती है, नॉर्मल बंद करने का बटन होता है एमआरआई। कैसे प्रिवेंशन करा जा सकता है एमआरआई में ये सब चीज़ों का, कैसे आप रोक सकते हैं चीज़ों को। प्रिवेंशन करने के लिए देखिए क्या होता है, पेशेंट स्क्रीन्ड थ्रू मेटल डिटेक्टर। पेशेंट मस्ट बी स्क्रीन थ्रू मेटल डिटेक्टर्स। मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू पेशेंट का स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। मेटल डिटेक्टर, जो भी पेशेंट अंदर जाए आप उसको मेटल डिटेक्टर से ज़रूर चेक करें कि उनके पास कोई इनसाइड द बॉडी कोई इम्प्लांट तो नहीं, बॉडी के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, और बाहर उनको चेक करके ही अंदर भेजें जब जोन 4 में आप उनको ला रहे हैं। और पास थ्रू अ गेट बिफोर एंटरिंग फोर्थ जोन। फोर्थ जोन के अंदर जाने से पहले ही उन्हें प्रॉपर तरीके से आपको स्क्रीन करना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस सर्जरी एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स। किसी भी तरीके की उनके अंदर बॉडी का इम्प्लांट है, किसी बॉडी में उनको इम्प्लांट किया गया है, कोई कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है, कॉक्लियर इम्प्लांट है, न्यूरो स्टिमुलेटर्स हैं, कोई भी चीज़ें, किसी भी तरीके वॉल रिप्लेसमेंट है, क्या मेटल यूज़ करा गया है, कोई प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। जोन 3 में आने जब पेशेंट आ जाए उसके बाद आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें कि मेरे बाहर जो भी जोन 3 में पेशेंट्स बैठे हुए हैं उनका क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं और क्या वो अंदर जाने लायक हैं जोन 4 में। अगर आपको आंसर मिलता है हाँ, तभी आप उसे अंदर भेजें पेशेंट को। अगर लग रहा है कि नहीं, डाउटफुल है, तो प्रॉपर उसको स्क्रीन करें, उसके बाद ही जोन 4 में उसको भेजें। ऐसे साइंस आपको काफ़ी सारे मिलेंगे उस जोन 4 में, और होने भी चाहिए, और इंश्योर करें आप ये साइन आपके वहाँ पर भी हो, जिससे कि ये पता लगे लोगों में, अवेयरनेस हो कि मैग्नेट हमेशा ऑन रहती है, वो बंद नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अभी तो पेशेंट नहीं है, मशीन नहीं चल रही है, तो हम अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही ऐसा नहीं करना है, मशीन हमेशा, मैग्नेट हमेशा ऑन रहती है। वार्निंग साइन शुड बी प्लेस्ड ऑन द थर्ड जोन, डिस्प्लेड द रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स दैट कैन नॉट बी टेकन इनसाइड एमआरआई रूम। ये जोन 3 में लगा होना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ अंदर ना चली जाए। ऐसे एमआरआई कैन बी एक्सीडेंट प्रोन, एमआरआई में एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी तरीके का इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि सेफ्टी जोन्स का अच्छे से पालन हो। ठीक है, हमें ये ध्यान देना है कि सेफ्टी जोन्स लोग उसे फॉलो करें, उसके जो गाइडलाइंस हैं एसीआर की उनको फॉलो करें। ठीक है, ये डिजास्टर कॉज कर सकता है, तो प्लीज़ इसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। सेफ्टी जोन्स का अच्छे से ध्यान रखें और अपने पेशेंट्स को प्रॉपर स्क्रीन करके ही अंदर लें। जो भी अटेंडेंट्स उनके साथ जा रहा है उन सबको प्रॉपर स्क्रीन करके ही अंदर लें। जोन 4 में आने का मतलब ये है कि प्रॉपर अच्छे से स्क्रीन होना चाहिए पेशेंट। विदाउट एनी प्रॉपर स्क्रीनिंग पेशेंट अंदर नहीं जाना चाहिए। ये हमारे ऊपर है कि इतनी पावरफुल मैग्नेट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम इसे डायग्नोसिस के रूप में यूज़ करें, हम पेशेंट के डिजीज़ को बाहर लाने में यूज़ करें, उसको डायग्नोस करने में यूज़ करें, ताकि वो उनके लिए जानलेवा ना बन सके, कोई भी हैजार्ड ना हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम न्यू एमआरआई सीरीज़ ये यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहीं से आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे एमआरआई स्कैन्स होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।